जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गया हूं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन ये अध्याय 1 है, यानी चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स का लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हर टॉपिक, इसमें जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक दिए गए हैं अच्छी तरह से शुरू से अंत तक हमने इसमें बताया है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी भाषा में बताया गया है, लिखा गया है। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आपको और कुछ इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक में बताया गया है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, यानी कि लाइट। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्लियर? किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए तो प्रकाश चाहिए ना, तो वही बात बताया गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्लियर हो गया प्रकाश? आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक क्या बताया गया है कि प्रकाश के स्रोत बताया गया है। तो देखिए लिखा गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। कोई भी वस्तु जिससे आपका प्रकाश निकलता है वो सब प्रकाश के स्रोत है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, या फिर जलती हुई टर्च ले लीजिए, जलती हुई लैंप ले लीजिए, ये सब से प्रकाश निकलने वाला चीज़ है ना, तो उसको हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ टॉपिक बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं, तो देखिए बताया गया है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जो भी प्रकाश उत्सर्जन करने वाला पदार्थ होता है वो सब प्रदीप्त कहलाएंगे। ठीक है, जैसे सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, तो ये प्रदीप्त हो गया। बिजली का जलता हुआ बल्ब ले लीजिए, ये भी आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रदीप्त हो गया। या जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया भाई? प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ठीक इसका अपोजिट, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे देखिए इसमें बताया गया है कलम, किताब, है ना, कलम, पुस्तक, टेबल, ये सब जितने भी ईंट पत्थर, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हुए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश में से अपने में क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और फिर उसे चारों तरफ फैलाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है, मतलब जब कोई प्रकाश चलती है ना तो वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों पर पड़ती है ना, छोटे छोटे कणों से होकर गुजरती है, तो वो छोटे छोटे कण जो होती है उस प्रकाश में से कुछ भागों को अपने में खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है और फिर उसे चारों ओर फैलाती है ना। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे कोई बिंदु है, इस पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये खींच लेगा और इसे चारों तरफ फैलाएगा ना, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, देखिए तो प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। और किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये आपको ऐसे बता देना है, लिख लेना है। आगे देखते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। चलिए देखिए, अभिसारी की बात किया गया है तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलती चली जा रही है ना, ये अपसारी हो गया। आगे बढ़ते हैं। समानांतर किरण पुंज, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती है एक दूसरे के समानांतर चलती है। प्रकाश जो होगा एक दूसरे के समानांतर चलेगी ना, तो वो हो जाएगा आपका समानांतर किरण पुंज। क्लियर?
देखिए यहाँ पे जैसे एक दूसरे के समानांतर चल रही ना, ये सब समानांतर किरण पुंज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किसको बोलते हैं? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिल रही है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है भाई? तो देखिए इसमें बताया गया है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है ना, पारदर्शी कहलाता है। मतलब जिस चीज से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उसको पारदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कांच, हवा, पानी, इन सब से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो देखिए बताया गया है कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटा सा भाग ही पार करता है। मतलब कुछ छोटा सा, यानी कि थोड़ा सा भाग प्रकाश क्या पार करेगा और कुछ हिस्सा नहीं पार करेगा, उसी को कहा जाता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसे घिसा हुआ शीशा, तो जितना दूर शीशा को घिसिएगा ना, वहां से घिसा हुआ शीशा तर से प्रकाश आसानी से पार करेगा और भागों से नहीं पार करेगा। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ हो गया। चाहे तेल लगा कागज देख लीजिए, तो कागज पे जितना दूर पर तेल लगा होगा ना, वहां से प्रकाश पार करेगा और सबसे भाग से नहीं करेगा। तो क्या हो गया? पारभासी। बैलून का रबर देख लीजिएगा, उसी तरह से ये पारभासी पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी जो होता है तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता है, प्रकाश पार नहीं करेगा, वो सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, पेंट, ये सब चीजें जो है अपारदर्शी होता है। ईंट, पत्थर के, जैसे आप दीवार के, अगर मान लीजिए एक दीवार के एक साइड से अगर आप टर्च मारेंगे तो क्या दीवार के उस साइड तक टर्च का फोकस जा सकता है? नहीं ना जाएगा ना भाई। तो ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हुआ कि नहीं? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, हाँ देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में कहा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बोला गया है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, भाई देखिए जैसे दर्पण की बात किया गया है, और इसमें देखिए प्रकाश क्या हुआ है? प्रकाश यहाँ से आपतित हुआ है इस पर, और फिर यहाँ से परावर्तित हुआ है। मतलब कि यहाँ पे अब इस दर्पण पे पड़ा और इस दर्पण से टकरा कर गुजर गया। ठीक है ना, तो इसी को कहेंगे, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना, तो प्रकाश का परावर्तन याद हो गया ना, कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, जो किरण आता है उसको आपतित किरण, यहाँ से टकरा कर लौटती है उसको परावर्तित किरण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसके बीचों बीच जो एगो लंब डाल दिया जाता है, इसको अभिलंब कहा गया है। ठीक है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोणवा बनता है ना, उसको अपवर्तन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और हाई देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोणवा बनता है उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर जौन किरण आके मिलता है, ठीक है ना, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए दो नियम है, इसका दो नियम होता है। कितना नियम है भाई प्रकाश के परावर्तन के? 2 नियम। एक तो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 2 तो नियम है। देखिए इस चित्र में बता देते हैं, आपको यादें हो जाएगा। देखिए तो पहला नियम क्या बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, 2 तो नियम हमने बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम में हमने बताया कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बस यही 2 नियम है, याद कर लीजिए, यहां से अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब की बात किया गया है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो इमेज के मतलब समझिए, प्रतिबिंब का मतलब समझिए। तो प्रतिबिंब के देखिए परिभाषा कैसे बताया गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया होगा आपको। तो चलिए एक बार और सुनाते हैं आपको। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कितना आसानी से बताया गया आपको, ठीक है ना। और देखिए प्रतिबिंब कई प्रकार के, तो 2 प्रकार के, ठीक है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तब प्रतिबिंब के 2 स्रोत होते हैं, 2 स्रोत हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के 2 स्रोत होते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला बात बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये इस तरह से बताया गया है। तो ये बात, तो चलिए पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं अच्छी तरह से। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, देखें कितना आसान है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है ना उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। याद हो गया ना। ये यहाँ से देखिए 2 और सीख लीजिए बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, पहला बात यह है कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। दूसरा बात यह है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इसको पर्दा पर उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा मशीन होता है, तो छोटा सा मशीन के माध्यम से क्या होता है, पर्दे पर दिखाया जाता है ना उसका चित्र, उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। इस तरह से माने इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया गया है। चलते हैं आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें और 2 बात सीख लीजिए कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव में के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इधर भी लिख दीजिए उसी तरह से कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समतल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो तनी समतल दर्पण के बारे में सीख लेते हैं, है ना। प्लेन मिरर लिखा गया है कि समतल दर्पण में क्या होता है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये बात याद रख लीजिए कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जैसे आप एक आईनक के सामने जाके खड़ा होकर देखिएगा ना, तो आपका ही दाहिना वाला भाग जो होगा बायां में दिखेगा, बायां भाग दिखेगा, ठीक है ना। मतलब आपका पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाएगा, ठीक, आपका साइड बदल जाएगा। देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हम ई लिख रहे हैं ना, ऐसे ई लिख रहे हैं, आप ऐनक में ऐसे लिख लीजिएगा तो आपको दिखाएगा कैसे, इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। उल्टा पार्श्विक रूप से हो जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, माने वस्तु का जितना दूरी रहेगा उसी का प्रतिबिंब का दूरी वैसा ही होगा। देखिएगा ऐनक के जितने नज़दीक रहिएगा ना, तो उसमें भी लगेगा कि उधर आपका ही कोई चेहरा खड़ा है, और वो भी दिखेगा कि एकदम जितना दूरी इधर आपका है उतना ही दूरी उधर। थोड़ा ज़्यादा दूरी पर जाके देखिएगा तो आपका भी उधर वाला भी आदमी दिखेगा, आपका ही चेहरा दिखेगा कि उतना ही, उसमें भी कुछ उतना ही दूरी पर वो भी खड़ा है। यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, याद रखिएगा। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना ही आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। जितना आगे रहिएगा उतने पीछे बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ विशेषता की बात किया गया है। पूछ देगा कि क्वेश्चन कि समतल दर्पण के विशेषता लिखिए, है ना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, तो आपको कैसे बताना है। देखिए यहाँ बताया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब जो होगा
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा बात, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ये हो गया। चौथा बात, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा बात, प्रतिबिंब आभासी होता है। बस इतना ही बातों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण की बात कर दिया गया है। गोलीय दर्पण क्या होता है जानते हैं? देखिए इसमें बताया गया है कि वह दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग होता है, जो खोखले गोले का एक भाग होगा उसी को गोलीय दर्पण कहा गया है। ठीक है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। आगे देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है भाई। तो देखिए बताया गया है कि वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह कलई किया हो, माने बाहर से रंग दीजिएगा ना, हई देखिए कलई इसी को बोलते हैं, बाहर से रंगल है। तो बाहर से जौन कलई किया रहेगा ना जिसका परावर्तक सतह, उसी को अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अवतल दर्पण का चित्र देख लीजिए ठीक से, ठीक है ना। इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाय देखिए उत्तल दर्पण, हाय देखिए उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या लिखा गया है कि वह गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह कलई किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हाय देखिए भीतर से रंग दीजिएगा ना, तो जहाँ भीतर से रंगाई हुआ इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपका ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता त्रिज्या होता है, इसका चित्र हो गया, देख लीजिए उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद की बात की गई है। देखिए विभिन्न पद बताए गए गोलीय दर्पण से। तो देखिए इसमें कौन कौन चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे गोला बनाया गया है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, अंदर से रंगा है। अंदर से रंगा है तो पता है ये इसका नाम हो गया अवतल दर्पण, नहीं उत्तल दर्पण। अंदर से रंगा है तो उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो ये उत्तल दर्पण। और देखिए इधर ये जो भाग है इधर बाहर से रंगा हुआ है, इसका नाम हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए ये दर्पण की बात हो गई, इसको हम लोग, ये सेंटर है ना तो इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, और यहाँ से ये जो त्रिज्या है ना इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे दर्पण के बीचवा में जो है ना ये दर्पण के ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे भी दर्पण के बीचवा में जो है बीचा बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके सेंटर में यहाँ पे जो है ये आपका ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाई देखिए कलई हुआ है तो कलई रंगा हुआ है, बताया गया है। ये देखिए परावर्तक सतह हुआ है इसका ही। ठीक है ना। अब देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का नाम जानते हैं। तो हाई देखिए ये जो सेंटर है ना, ये दर्पण के ध्रुव और ये वक्रता केंद्र से है जो रेखवा जा रहा है ना, मिलाया जा रहा है ना, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो इसका चित्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बना लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को रोक कर। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम कमेंट डाल देंगे। चाहे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जाइए आप यहाँ पे जाके जुड़ जाइए ना। किस चीज़ से जुड़ना है आपको देखिएगा, आपको यूट्यूब चैनल में लिंक दिया गया है। ठीक है ना। जैसे ही जाइएगा तो उसमें लिंक है इंस्टाग्राम का, ठीक है ना, टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम का लिंक है ना, टेलीग्राम का से जाके जुड़ जाइए, उसमें सब आपको ये सब PDF मिल जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, लिखा हुआ। बस इसी को पढ़ लीजिए, काम खत्म। आगे देखते हैं ध्रुव क्या बोलते हैं। ध्रुव किसको बोलते हैं तो देखिए वहाँ से कुछ परिभाषा बताया गया है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, यही बात बताया ना मैंने कि दर्पण के जो दर्पण है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके है बीचवा वाला है मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, P से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र की बात किया गया है। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है ना उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो हमने आपको यही बात बताया था कि देखिए जैसे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना उसी के ही केंद्रवा को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है ना इसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अभी आपको बताया ना कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे, हाँ देखिए यही ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, इसी को ही रेखवा को मिलाइएगा ना तो इसी का नाम हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के फोकस क्या होता है। चलिए परिभाषा जान लीजिए। किसी अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसी को फोकस कहा गया है।
अवतल दर्पण के। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे देखिए ये मुख अक्ष था ना, इसी के समानांतर यहाँ से किरण आया और यहाँ से टकराया दर्पण से, और यहाँ से देखिए फोकस से होकर गुजरा, इसी को हम लोग फोकस कहेंगे। ठीक है, तो यही बात बताई गई। आगे देखते हैं उत्तर दर्पण का फोकस। इसी तरह से इसमें भी बताया गया है कि किसी उत्तर दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु होता है जिसके समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो आती है ना, प्रतीत होती है, उसे उत्तर दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो है, देखिए यहाँ पे चित्र में बताया गया अच्छी तरह से, ये दर्पण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये मुख अक्ष के समानांतर यहाँ पे किरण आया, दर्पण से टकराया और टकरा रहा है, इसे लौट गया ना, यहाँ से देखिए इसे जिस बिंदु से होकर जा रहा है ना, उसी को फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वाक्ता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, यानी कि ये व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसको देख ही लीजिएगा, यादें कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हाई देखिए यही व्यंजक आपको गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वाक्ता त्रिज्या के बीच संबंध सूत्र प्राप्त करना है। तो F बराबर R/2, यही आपका सूत्र सिद्ध करके बताना है। ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना दिया गया है, हाई देखिए। ठीक है ना, बाहर से रंग आ गया है, तो इसका क्या नाम है, अवतल दर्पण। ठीक है ना, और यहाँ से देखिए है इसका फोकस हो गया, है इसका वाक्ता त्रिज्या हो गया, है ये वो देखिए इसका मुख अक्ष के समानांतर किरण हो गया। ठीक है, यहाँ से वाक्ता केंद्र से मिला दिए हैं बी से। ठीक है ना, चित्र में देख लीजिए, इस दर्पण को B माना गया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि मान लिया कि यही बात वह चित्रों में से लिखा गया है कि मान लिया कि अवतल दर्पण B है, जिसके ध्रुव P हो गया, PC इसका मुख अक्ष हो गया। क्लियर, और AB आपतित किरण हो गया, जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष के PC के समानांतर और निकट है। ठीक है ना, यही बात बताया गया है। और आगे फिर बताया गया है कि किरण जो है AB जो है आपका, AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरती है। तो परावर्तन के नियम से ABC कोण जो होगा CBF के बराबर हो जाएगा, और ABC जो कोण होगा BCF के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। देख लीजिए यहाँ पे। तो है आपका वक्ता केंद्र है फोकस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक इसका वक्ता क्या हो जाएगा, इसका वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो किरण है दर्पण से टकराया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें आपका त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, BCF बन रहा है ना त्रिभुज। तो इसमें देख लीजिए तो इसमें आपका एकांतर कोण से कौन कौन कोण बताया गया है, बराबर है कि ये कोण जो था इस कोण के बराबर बताया गया है। ठीक है ना, और आपको पता होनी चाहिए कि ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसी सब के अनुसार से यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है। राइट, तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया उसके हिसाब से, तो उसमें दो भुजा आपस में बराबर हो गया ना, BF बराबर FC। ठीक है, देख लीजिए इसमें BF बराबर FC दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए BF ये वाला भुजा और FC ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, तो वही बात बताया गया है। तो इसके हिसाब से PF बराबर FC बराबर PC/2 हो जाएगा, जब B जो होगा P के एकदम बहुत नज़दीक होगा, यानी कि लगभग B जो होगा P के एकदम नज़दीक होगा, यानी P पर ही हो जाएगा। ठीक है, तब ये बात हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब है B जो है यहाँ P पर आ जाएगा, तो है ये वाला दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना और इतना जो होगा किसके बराबर हो, कितना बटा हो जाएगा, इसका इस टोटल का हाफ हो जाएगा, यानी कि PF बराबर BF। ठीक है, मतलब ये PF कहिए चाहे BF कहिए। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब उसमें बताया गया है कि है BF और है PF दोनों बराबर हो जाएगा दूरी, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो। ठीक है, तो वही बात बताया गया BF = PF।
और ये जो दूरी होगा इस टोटल के आधा होगा ना, तो टोटल उस कितना है PC, तो PC के आधा यानी 2। अब इसको हम BF और PF के दूरी, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, PF की दूरी को क्या बोले हैं, F बोले हैं ना, तो ये F हो गया। और PC का दूरी को क्या बोले हैं, R बोले हैं, तो R/2 हो जाएगा, यानी F बराबर R/2 सिद्ध हो गया ना। तो वही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, क्लियर, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इसको मैं पूरा एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसका एक ही वीडियो बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ही ऐसा बनाऊंगा कि आपके दिमाग में ये पूरा ठोक दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए कुछ किरण आरेख खींचना है। तो देखिए यहाँ पे दर्पण यदि अवतल होगा ना, तो उसके फोकस F से गुजरती है, और ये दर्पण यदि उत्तल होगा ना, तो उसके फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये सब बातें बताई गई। अब देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरण का किरण आरेख खींचा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसी के समानांतर ये किरण खींचा गया है, ओके। अवतल के लिए हो गया, और इसमें उत्तल के लिए देखिए मुख्य अक्ष, इसके समानांतर कुछ किरण है, और इसमें किरण आरेख खींचा गया है उत्तल के लिए। फोकस यदि फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस के दिशा में देखिए आपतित किरण, ये जो फोकस है ना, इसी के दिशा में आपतित हो रहा है किरण अवतल में, और उत्तल में भी देख लीजिए। तो यहाँ फोकस है ना, इसी के दिशा में यहाँ से किरण आपतित हो रही है, लेकिन टकराकर इधर लौट रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। वाक्ता केंद्र की दिशा में, तो देखिए वाक्ता केंद्र की दिशा में, तो देखिए ये वक्ता केंद्र हो गया, इसके दिशा में आ रहा है आपतित किरण, ठीक है ना। इस परावर्तित किरण भी इसी दिशा में दिख रहा है आपको, इसमें भी वही है, फोकस की दिशा में, ठीक है। तो आप देखते हैं ध्रुव के दिशा में, ध्रुव देख रहे हैं ना, ये है ध्रुव, तो इस ध्रुव के दिशा में आया है, इस ध्रुव के दिशा में P के आपतित हो रहा है किरण, इसमें भी वही हाल है, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण खींचा गया है। आगे देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु, देखिए कुछ अवतल दर्पण के सामने कुछ वस्तु रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहीं कहीं बनता है, ये सब बताया गया है। तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, तो देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, सीधा बन रहा है, क्लियर। आगे देखते हैं। इसमें भी देखिए वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, देखिए यहाँ पे फोकस पर हो रहा है ना, तो इसका प्रतिबिंब उधर अनंत की ओर बन रहा है। आगे देखते हैं। फोकस तो अनंत पर बनता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में है ना कोई, देख रहे हैं, तो इसका कहाँ पे, इसका देखिए ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है, ठीक है, अनंत की ओर। आगे देखते हैं। अब देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के वाक्ता केंद्र पर स्थित हो, देखिए वाक्ता केंद्र पर कौन वस्तु स्थित है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब भी वाक्ता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है और बराबर बनता है, समान, ठीक है। आगे देखते हैं। जब वस्तु अनंत और दर्पण के वाक्ता केंद्र के बीच हो, देखिए वाक्ता केंद्र और दर्पण और फोकस के बीच में है वस्तु, तो देख रहे हैं, तो इसका अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हाँ उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। आगे देखिए। अनंत पर स्थित होगा ना कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है। आगे देखते हैं। अब देखिए इन सभी बातों को एक जगह करके बताया गया है, जैसे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति और उनका आकार क्या क्या होता है, इसको देखिए एक जगह करके बताया गया है, ठीक है। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, देखिए इसको अच्छी तरह से बताया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हम बताए हैं आपको कि देखिए वस्तु की स्थिति लिखे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति लिखे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे हैं, आकार लिखे हैं। वास्तविक होगा कि आभासी सीधा होगा कि उल्टा होगा कि वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ध्रुव पर होगा कोई वस्तु, तो ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा।
ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा तो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तीसरा बात, अगला बात बताएगी कि फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होगा तो उसका वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। और वक्ता केंद्र पर अगर होगा तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, यही बात बताया गया है। और इसमें एक और बातें बताया गया है, देख लीजिए। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, अवतल दर्पण के उपयोग बताया गया है। क्या बताया गया है हो, अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग में क्या बताया गया है, देख लीजिए। देखिए तो अवतल दर्पण के उपयोग में क्या बताया गया है कि उपयोग नंबर 1, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बनाने में, वाहनों के हेडलाइट या सर्चलाइट के रूप में, रोगियों के नाक कान दांत आदि जांच करने में, सौर भट्टियों में। ये अपना अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब के प्रकृति और उनके आकार। देखिए यहाँ पे ये भी बात बताया गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए इसमें बात बताया गया है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, और उसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति है, वास्तविक, आभासी, सीधा या उल्टा, बड़ा या छोटा, ये बताया गया है। तो ध्रुव पर अगर प्रतिबिंब होगा तब ध्रुव पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। ध्रुव तथा अनंत के बीच होगा तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। अनंत पर होगा तो फोकस, अगर अनंत पर कोई वस्तु होगा तो प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो आभासी सीधा किस में बनता है, हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो केवल उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। ओके, आगे बात देखते हैं। तो आगे बात बताया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताया गया। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, पहले वाहनों के साइड मिरर के रूप में, सड़क के किनारे लगे लैंपों में, कैमरा में, है ना, सोडियम परावर्तक लैंपों में इत्यादि, ये सब हो गया। तो ये इसका उपयोग बता दिए गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बातें हैं, अब बस अब ख़त्म ही है, थोड़ी सी और है, देख लीजिए। तो इसमें लास्ट बात में देखिए थोड़ी सी बताया गया है, एक लाइन और है, 2 लाइन। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या है, तो अवतल दर्पण की वाक्ता त्रिज्या r और फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसे लिख देना है। उत्तल दर्पण की वाक्ता त्रिज्या r जो होगा और फोकस दूरी f जो होगा धनात्मक होता है, उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक, याद रखना है। हाय देखिए दर्पण सूत्र की बात की गई है, दर्पण सूत्र देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र में क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, ठीक है, और फोकस दूरी f के बीच संबंध के एक सूत्र बनाया गया जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, या इसी को उल्टा तनी सीधा करके लिखते हैं तो 1/f बराबर 1/v + 1/u हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका दर्पण सूत्र हो गया। आवर्धन क्या होता है, तो देखिए आवर्धन की बात किया गया है, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, m बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई h' और वस्तु के ऊंचाई h कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए m बराबर एक फार्मूला होता है आवर्धन -v/u। ठीक है, तो बस ये आपका यही तकले पॉइंट था, एक पार्ट खत्म, 1 चैप्टर का पूरा टॉपिक इसमें पूरा कवर कर दिया गया है। ठीक है, इसको शुरू से अंत तक अगर आप देखे होंगे ना तब ये पूरा क्लियर हो गया होगा, आपका 1 चैप्टर पूरा अच्छी तरह से इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, आप अपने अब
फिजिक्स का बुक उठाइए, उसमें ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान जो भी है, लघु दीर्घ, ये जो भी है क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आपको कितना क्वेश्चन ऐसे ही सुनकर वीडियो को देखकर याद हो गया होगा, एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए ना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए ताकि आपके हर दोस्त इस वीडियो को देखें और अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तरीक़ा से तैयारी करें, ठीक है। तो और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।